गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नो अगेन आई एम हियर फॉर यू। तो कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? यस, आप लोग हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। इसी कामना के साथ आज पुनः हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में कुछ प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य फिनिश किया था और आज हम अपने इसी हिंदी विषय में पुनः एक अच्छा और बहुत सुंदर सा पाठ लेकर आए हैं। चूँकि हम अपनी पाठ्य पुस्तक मयूरपंख से पाठ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक हिंदी है उसे निकाल लीजिए और उसमें आज हम लोग पाठ 14 बहुत इंटरेस्टिंग सा पाठ है उसे पढ़ेंगे और आई होप कि आप लोगों को भी उसे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। चूँकि यह जो पाठ हमें दिया गया है ये एक एकांकी है और जैसा कि इस पाठ के नाम से ही आप लोग देख सकते हैं, नसरुद्दीन का गधा। यानी पाठ के नाम में ही ऐसे शब्द हैं जिनको सुनकर या देखकर पढ़कर हमारे मन में गुदगुदी सी होने लगती है। नसरुद्दीन है मतलब कि मज़ा तो आना ही है, जैसे तेनालीराम के एपिसोड में आता है, और फिर साथ में गधा है और गधे शब्द को सुनकर ही हमारे मन में ऐसा लगता है कि हाँ कोई हंसी वाली चीज़ है तो वो एक जानवर, लेकिन फिर भी हमने अक्सर बच्चों को गधा शब्द सुनते ही उनके मूड को बदलते देखा है। तो आज हम लोग पाठ 14 पढ़ेंगे। तो अपनी पुस्तक निकालकर पेज नंबर 93 और पेज नंबर 94 निकाल लीजिए बेटा, 93 और पेज नंबर 94। तो अब जल्दी से हम लोग इस पाठ को आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह पाठ एक एकांकी है। एकांकी यानी कोई बता सकता है एकांकी किसे कहते हैं? जो एक अंक का होता है। एक अंक मतलब बस एक बार में शुरू हुआ और वो वहीं पर उसी एक एपिसोड में खत्म हो जाता है। जैसे आप लोग का CID होता है एक अंक का, उसका पूरा एक पूरा सीरियल लंबा नहीं चलता है, चलेगा, लेकिन उसमें जो एक स्टोरी एक बार में स्टार्ट होती है, जो केस एक बार में स्टार्ट होता है, वो उसी एपिसोड में ख़त्म होता है। ऐसे हमारी एकांकी भी है, मतलब उसी में आपका जो पार्ट है वो शुरू हुआ या कुछ भी यदि उसमें प्रॉब्लम है, जो भी स्टोरी है वो वहीं के वहीं शुरू भी होती है और उसी अंक के खत्म होने से पहले समाप्त भी हो जाती है। इसलिए उसे कहते हैं एक अंक, एकांकी। तो अब जल्दी से हम अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपनी एकांकी शुरू करेंगे। एकांकी शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें बेटा कि मुल्ला नसरुद्दीन जी जो थे उनका नाम आप सभी ने लगभग सुना ही होगा। जिस तरह आपने तेनालीरामा का या बीरबल का नाम सुना हुआ है, उसी तरह जो मुल्ला नसरुद्दीन जी थे वे भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं अपनी चतुराई, बुद्धिमानी, वाक चतुरता के लिए। और जो उनकी हाजिर जवाबी थी वो तो माइंड ब्लोइंग, जिसको कहते हैं ना, कमाल की थी। ऐसा कोई सवाल या कोई ऐसा वाक्य नहीं होता था कि सामने वाले ने बोला हो और उन्होंने पलटकर उसको तुरंत उसका सही या दिल को लग जाए ऐसा जवाब ना दिया हो। तो उनकी हाजिर जवाबी बहुत प्रसिद्ध थी। वो जहाँ भी होते थे किसी भी तरह अपने किसी भी जवाब से सामने वाले को चुप कर देते थे। उनके तर्क और वाक कौशल, तर्क यानी फैक्ट, जब हम आपसे कुछ कहते हैं और आप तुरंत पलट के जवाब देते, तो जरूरी नहीं कि हर बार आप जो कह रहे हैं वो सही भी हो, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन की ये कलाकारी कहिए, बुद्धिमानी कहिए, चतुराई कहिए, वाक चतुराई कहिए, लेकिन उनके पास ये बहुत अच्छी सी कौशल था, स्किल थी कि वो बहुत जानकारियाँ रखते थे और समय आने पर सामने वाले को अपने उस ज्ञान के आधार पर जवाब देकर चुप कर देते थे। यानी वो ऐसा नहीं कि हाजिर जवाब है तो उन्होंने जो तुरंत जवाब दिया वो कुछ भी होता था, नहीं, उस जवाब के पीछे उनके पास बाकायदा फैक्ट भी होते थे, तर्क जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम उनका ही एक वाक्य जो है वो पढ़ने वाले हैं। इवनली उनके पास उनका जो शब्द भंडार था बेटा वो इतना विस्तृत था, जानकारी थी विस्तृत थी कि वो कई बार सामने वाला जो उनके खड़ा होता था ना और उनसे अगर कुछ पूछता था तो उसको उसी के सवालों में उलझा देते थे, कंफ्यूज कर देते थे कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने जो बोला है वो सही है कि नहीं, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर गया। उसे कहते हैं हाजिर जवाबी, और वो भी
तर्क के साथ, अपनी वाक कौशल से। हो सकता है आप लोग कहेंगे मैम हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है बेटा, कठिनाई सबके सामने आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस समय अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का प्रयोग करें, थोड़ा संयम भी रख सकते हैं। अगर आपके पास तुरंत हाजिर जवाबी का कौशल नहीं है तो भी आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि सब व्यक्ति तेनालीराम या बीरबल जितने बहुत बुद्धिमान होते होंगे, हाँ, लेकिन बुद्धि तो सबके पास है, बस उसको समय के अनुसार प्रयोग करने की बात है। तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के साथ में क्या वाक़या हुआ वो हम पढ़ते हैं, और जैसे कि उनके बाकी सारे किस्सों की तरह ये किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। तो हम शुरू करते हैं। एकांकी है, मतलब स्टेज पर हो रहा है। अब उसके लिए पहले आपको सारी प्रिपरेशन लगती हैं, जो कैरेक्टर हैं वो पूरे तैयार किए जाते हैं, उनको उनके डायलॉग्स दिए गए हैं, वो अपने संवाद पढ़ेंगे, है ना। अब पहला सीन आता है, बादशाह का दरबार लगा हुआ है। पुस्तक आपके हाथ में भी है। बादशाह का दरबार देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना अपनी पुस्तक में चित्र के द्वारा। तो बादशाह का दरबार पूरा सजा हुआ था। आप लोगों ने कई बार नाटक वगैरह में देखा ही होगा ना, टीवी पर भी, कि बादशाह का दरबार कैसा लगा होता है। बादशाह अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। मंत्री और दरबारी में क्या अंतर है? मंत्री मतलब जिनको स्पेशली अपॉइंट किया जाता है अलग अलग सेक्शन के लिए, और दरबारी मतलब जो कि उनके दरबार में और भी दूसरे लोग आ सकते हैं जो छोटे ओहदे पे होते हैं। दरबार में किसी दूसरे देश के दाढ़ी वाले एक विद्वान पधारे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये विद्वान आए हुए हैं दाढ़ी वाले। हाँ, अब वो आए विद्वान सामने, और देखो फिर वो क्या कहते हैं। उन्होंने झुककर सलाम किया। बादशाह सलामत, मैं सुदूर, सुदूर मतलब जो हमसे बहुत दूर होता है उसे सुदूर कहते हैं, चीन देश से आया हूँ। कौन से देश से आया है? चीन देश से आया है। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत किस्से सुने हैं। आप अपने विद्वानों से मुझे 3 मेरे सवाल हैं, उनके जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। पहले के समय में ऐसा चलता रहता था बेटा, क्योंकि और कुछ काम तो होते नहीं थे, मनोरंजन के लिए एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करते थे राजा लोग भी, कि उनके दरबार में कुछ ऐसे लोग रखते थे जो बहुत यूनिक हो, जिनके पास आइडियाज़ बहुत यूनिक हो, और फिर वो क्या करते थे, एक से दूसरे देश में अपने उन बुद्धिमान लोगों को भेजते थे कि आखिर तुम्हारे पास हो सकता है अगले जो राज्य वाला राजा है उसके पास सेना बहुत ज़्यादा हो, पैसा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बुद्धिमान लोग तुम्हारे पास कितने हैं ये भी चेक करना होता था। क्योंकि मान लीजिए कभी फ्यूचर में उनके साथ युद्ध लड़ना पड़े तो उनके पास कितने बुद्धिमान लोग हैं, उनकी बुद्धिमानी कितनी है, अच्छी है, हो सकता है वो उनको हेल्प कर दे। तो वो लोग ये चेक करने के लिए अपने जो लोग होते थे उनको भेजते रहते थे, और समय समय पर ऐसा होता रहता था। यहाँ पर वो व्यक्ति खुद को नहीं बल्कि अपने स्टेट को, अपना जो राजा होता था उसको रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पर भी चीन से एक विद्वान आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं चीन से आया हूँ और मेरे 3 सवाल हैं, और मैंने सुना है कि आपके राज्य के जो दरबारी हैं वो बहुत बुद्धिमान है, दूर तक हमने उनकी प्रसिद्धि सुनी है। तो आप मुझे बस मेरे 3 सवालों के जवाब बता दीजिए या उनसे दिलवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं अपने देश जाकर अपने राजा से और वहाँ के लोगों से भी कहूँगा। अब अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह फूले न समाये। आपके स्टेट की, आपके राज्य के लोगों की जब प्रशंसा होगी तो सीधी सी बात है राजा को बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत जल्दी फूल जाते हैं, बादशाह भी जरा फूल गए। उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर जरूर, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए मतलब आराम से बैठिए, पूछिए आपके 3 सवाल क्या हैं। बाहर देश से यदि कोई आया है हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो हमारा सबसे पहला काम क्या बनता है, उसको सम्मान से स्थान देना, उसको बिठाना, ये परंपरा रही है। तो उन्होंने भी यही किया। अब आगे क्या होता है देखिए,
इसके बीच में देखिए बेटा कुछ कठिन शब्द भी हमारे पास आ रहे हैं, तो हम उन्हें यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। जैसे हमारा एक कठिन शब्द है प्रशंसा। एक और शब्द आया है हमारे पास जरूर, जरूर। तशरीफ, तशरीफ। एक और शब्द है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। आप लोगों को भी देखिए पुस्तक में हमने जब पाठ आरंभ किया है तो कुछ कठिन शब्द दिखाई दे रहे हैं क्या? आएंगे, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें कुछ नए शब्द मिलते ही जाते हैं। अब उनको बिठाने के बाद में अब वो विद्वान से देखिए उनका वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप मतलब आपस में बातचीत हो रही है। तो विद्वान क्या कहते हैं? विद्वान ने कहा बुद्धिमान सज्जनों, सज्जनों मतलब अच्छे लोग। आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन से स्थान पर है? डिफिकल्ट है क्या? उसने क्या पूछा? पृथ्वी, पूरा जो आपका पृथ्वी ग्रह है ना, पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है मतलब उसका सेंटर पॉइंट कौन से स्थान पर है? अब इतनी बड़ी धरती को किसने नापा है? पूरे ग्रह को कोई नाप पाया है? लेकिन वो जानना चाह रहा है कि उस धरती का केंद्र बिंदु अगर है, अगर आप मानते हैं धरती गोल है पूरी पृथ्वी, तो उसका एक सेंटर भी होगा, वो किस जगह पर है? ये पहला प्रश्न है। सेकंड, आकाश में कुल कितने तारे हैं? ओह माय गॉड, सी इन द स्काई, गिनिए रात को कितने तारे हैं। प्रश्न पूछा है चीन से आए हुए विद्वान ने। और तीसरा प्रश्न, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? अब उसकी दाढ़ी में कितने बाल हैं किसी को कैसे पता होगा? आपकी दाढ़ी है, आपके उसमें बाल हैं, तो आपको पता होगा, लेकिन उसने ये प्रश्न उनसे पूछा है। ऐसे अजीब सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा मतलब एकदम शांति हो गई। सभी दरबारी नीची नजरें करके बैठ गए, क्योंकि जवाब तो किसी को भी समझ में ही नहीं आ रहा था। आपको और हमको ही नहीं समझ में आ रहा, उन लोग को कैसे आएगा? कोई एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। जितने दरबारी मंत्री बैठे थे उसमें से कोई भी व्यक्ति किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पा रहा था। कैसे देगा? किसको कभी इतनी जरूरत पड़ी कि वो तारे गिनेगा? और अब चाहे भी तो क्या आप तारे गिन सकते हैं? आज इतने हैं, कल उतने हैं, आप जहाँ बैठे वहां से आप तारे गिन सकते हैं, लेकिन उसके आगे कैसे गिनेंगे? जितनी आपकी निगाह में आसमान आ रहा है आप उतने तारे गिनेंगे, उसके आगे? वो भी ठीक है, चलिए। पृथ्वी का केंद्र बिंदु किस स्थान पर है? पृथ्वी को नापने के लिए आपके पास साधन है क्या? उसका सेंटर पॉइंट हमें बताना है, वो भी मुश्किल है। और सबसे तीसरा बड़ा मुख्य सवाल, सामने वाले की दाढ़ी में कितने बाल हैं हमें कैसे पता चलेगा? क्या वो व्यक्ति हमको गिनने दिया है उसने आज तक? नहीं। विद्वान ने फिर क्या कहा? हैरान होकर कहा, अरे यहां तो सब चुप हो गए। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार से मुझे अपने सवालों के जवाब पाए बिना ही वापस जाना होगा? वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा है, क्योंकि इसके सवालों के जवाब उसको कोई नहीं दे पा रहा। तो वो अपने शब्दों में आश्चर्य से तो पूछ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा मजाक भी उड़ा रहा है। बादशाह ने क्या कहा सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। अभी भी बादशाह को किसी पर यकीन है। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाते हैं। आप अगर अपने स्टेट के, आप अपने देश के यदि बहुत बुद्धिमान हैं, तो हमारे पास भी बुद्धिमान लोग हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको मायूस नहीं करेंगे। ये विश्वास बादशाह का अपने मंत्री पर है। बेटा देखिए, एक पहरेदार को उन्होंने हुक्म दिया
मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में हाजिर किया जाए। हाजिर मतलब कोई बताएगा हमें? हाजिर यानी प्रेजेंट किया जाए, उपस्थित किया जाए। अब पहरेदार जाता है। कुछ क्षण बाद उसके साथ मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में प्रवेश करते हैं। आप में से, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को मालूम है या नहीं, लेकिन अधिकतर ये कहा जाता है कि मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो अपने गधे के साथ में चलते थे। लोग घोड़े पर बैठते थे, वो अपने गधे को यूज करते थे। तो ये जो साथ होता था, कई बार उसको देखकर ही मात्र लोग उनकी हंसी कहें या उनका मजाक कहें, लेकिन लोगों को आनंद आ जाता था। वो सबसे डिफरेंट रहते थे, अजीब अजीब से। सब लोग जैसे रहते हैं वो वैसे नहीं नॉर्मल बिहेव करते थे। उनका व्यवहार हमेशा ही अलग होता था और जब उनसे पूछा जाता था तो उसका रीज़न भी वैसा ही देते थे। यहाँ पर भी अब मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में आए हैं, लेकिन गधे के साथ में। अब क्या होता है? मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में जैसे आए तो अब चूंकि महाराज बादशाह के दरबार में गधे से उतरे और झुककर सलाम किया। बादशाह सलामत, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म दीजिए, आदेश करिए। बादशाह ने क्या कहा? मुल्ला जी, ये विद्वान चीन से आए हैं, इनके 3 सवालों के जवाब कोई भी नहीं दे पाया, इसलिए आखिर में आपको बुलाया गया है। मतलब आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। हमारे राज्य की इज्जत, मतलब सिर्फ हमारी नहीं, पूरे राज्य की इज्जत अब आपके हाथ में है। पहले के समय में वाकई में लोगों को इतना विश्वास होता था अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों पर। तो मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की ओर मुड़े। महोदय, पूछिए आपका पहला सवाल। कॉन्फिडेंट है, हाजिर जवाब व्यक्ति हमेशा की तरह। विद्वान ने अकड़कर और क्या बोलते, बताइए पृथ्वी का केंद्र बिंदु किस स्थान पर है? उन्होंने अपना प्रश्न रिपीट किया। मुल्ला ने अपने हाथ की लाठी, देखिए मुल्ला जी अपने गधे के साथ में आए तो उनके हाथ में लाठी भी थी, है ना? मुल्ला भी बहुत चतुर है। अपनी लाठी को अपने गधे के दोनों ओर घुमाई और मुस्कुराए और फिर क्या बोलते, मेरे गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे। एक्यूरेट प्लेस उन्होंने बता दी। कैसे? आप जरा एक बार कोशिश करके देखिए, ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने सिर्फ अपने हाथ में जो छड़ी लाठी थी उसको ऐसे अपने गधे की ओर ऐसे घुमाया और फिर क्या बोले, मेरा ये जो गधा है, खड़ा था वो ऐसे 4 पैर तो होते ही है जानवर के, ने कहा पीछे वाला जो दाहिना पांव है उसके ठीक नीचे है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। ओहो, विद्वान भोए चढ़ाई उसने। इसका क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि उसको तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई धरती को नाप पाया है। तो मुल्ला नसरुद्दीन देखो अब क्या कहते हैं। विद्वान की आंखों में आंखें डालकर बड़े उससे कहते हैं, विश्वास नहीं है तो मंगाइए गज। गज मतलब नापने का एक साधन होता है बेटा। जैसे आपके पास आजकल स्केल होता है, पहले गज होता था। और अभी भी आपको वैसे ये गज कपड़े की दुकान पर अगर आप जाएंगे तो वहां देखने को मिल जाएगा। मंगाइए अपना गज और आप खुद धरती के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए। जरा भी अंतर आया तो बताओ कितने हाजिर। जरा उन्होंने क्या बोला, मैंने बताया सेंटर पॉइंट, तो आपको विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। आप अपना जो नापने का गज होता है जिससे चीज़ों को नापा जाता है या बस कपड़ों को, आप बुलवा लीजिए और वहां से लेकर जहां तक पूरी धरती उसको नापिए और फिर देखो मेरा ये सेंटर सही आता है कि नहीं आता है। क्या हुआ? विद्वान जरा उलझन में पड़ गए। इसको साबित करने के लिए मुझे धरती को नापना पड़ेगा। मैंने पूछा तो इसने तो बता दिया, ये मुझे नाप कर नहीं बताएगा। इसने बोला आपको डाउट है ना मेरे जवाब पे, तो आप नाप के देखो। मैंने तो नाप के देखा हुआ है और मुझे पता है ये सेंटर है। आपको डाउट है तो आप नाप के देखो, मैं क्यों नाप के बताऊं? यानी उल्टा अब वो काम उन्हीं के ऊपर आ गया। चलो अब कुछ नहीं कर सकते,
सकपका गए विद्वान। उन्होंने अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। मान लिया, हाँ भैया चलो तुम ठीक बोल रहे हो, मैं और कब नापने बैठूंगा, मैंने तो आज तक नहीं नापा है। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं मान गया, आपकी बात सही है। दूसरा सवाल, आकाश में कुल कितने तारे हैं? ओह माय गॉड, इतना टफ, कठिन सवाल। नसरुद्दीन अभी भी नहीं डरे, फटाक से देखो क्या बोलते हैं। मेरे गधे के शरीर पर जितने रोए हैं, रोए समझते हो, बाल, जो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना जानवरों के शरीर पर, उसको रोए कहते हैं बेटा। मेरे गधे के शरीर पर जितने रोए हैं बिल्कुल उतने ही तारे आसमान में हैं, न एक कम है न एक ज्यादा है। ये क्या बात हुई, आकाश में तारे और आपके गधे के रोए। विद्वान चिढ़ गया, आपने गधे के रोए कब गिने बताओ, आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। नसरुद्दीन भी बड़ा उस्ताद था, देखो मुस्कुराए। मैंने अपने गधे के रोए कब गिने, जब आपने आकाश के तारे गिने तब। अब तो विद्वान और भी उलझन में पड़ गया, कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो तुम तारे गिन के बताओ, या तो खड़े खड़े उसके जो गधा है उसके शरीर पर के बाल गिन लो, दोनों ही काम मुश्किल है। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरा तीसरा सवाल, उन्होंने कहा ये वाला में तो ये अटक जाएगा, क्योंकि आज तक ये मुझसे मिला नहीं, तो मेरी दाढ़ी में कितने बाल है इसे कैसे पता, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। तीसरा प्रश्न, नसरुद्दीन ये तो सबसे आसान सवाल है, क्यों? मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने, एक उंगली उठाकर, ना एक बाल कम ना एक बाल ज्यादा। ये सवाल तो और भी आसान था। अब तो विद्वान को गुस्सा आने लगा, आंखें तरेरी, तरेरी मतलब बहुत गुस्से में उसने ऐसे देखा, इसका क्या सबूत है आपके पास? अरे हर चीज का जवाब दे रहे हो और सबूत कुछ भी नहीं दे रहे हो, और सबूत जब मांगता हो तो मुझे ही बोलते हो कि चलो पहले तुम अपनी बात का सबूत दो। नसरुद्दीन विद्वान के एकदम पास में गया ऐसे धीरे से, और क्या बोलता है, इसको साबित करना है तो ठीक है, मैं आपकी दाढ़ी और अपने की गधे पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाता हूं और आप गिनते जाओ। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन ने विद्वान की दाढ़ी की ओर एक हाथ बढ़ाया। पता है उसने ऐसा क्यों बोला था कि सबसे सरल है? क्योंकि तारे गिनने के लिए मैं आपको आकाश में नहीं ले जा सकता अपनी बात साबित करने के लिए। धरती का केंद्र बिंदु है ये नापने के लिए आप मेरे साथ नहीं जा सकते, लेकिन आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं वो साबित किया जा सकता है। मेरा गधा भी यही है और आप भी यही हैं। उसकी पूंछ में से एक एक बाल तोड़ेंगे और आपकी दाढ़ी में से एक एक बाल तोड़ेंगे और काउंट करते जाइए, बहुत सरल है। लेकिन इसके लिए आपकी दाढ़ी से एक एक बाल निकालना होगा। अब तो विद्वान घबरा गए, नहीं 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 नहीं, साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं हारा और आप जीते। अपनी दाढ़ी में से कौन बाल तोड़वाएगा, दर्द कितना होगा। विद्वान अपना सा मुंह लेकर चले गए या रह गए, और बादशाह बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा वाह मुल्ला जी, आप तो सचमुच हाजिर जवाब हैं। सारे जवाब आपके इस गधे में ही छिपे थे। आपको तो सवाल भी नहीं पता था, लेकिन आपने सारे तीनों प्रश्नों का जवाब आपने इस गधे में से निकाल के दे दिया। और सारे दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करने लगे। कैसे कर रहे? वाहवाही करना मतलब उनकी प्रशंसा करना बेटा। तो इस एकांकी से हमने ये सीखा कि बेटा अगर हम थोड़े से सजग हो जाएं, सजग मतलब अवेयर, और तार्किकता के द्वारा, तार्किकता मतलब अपने फैक्ट के द्वारा किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा गहराई से विचार करिए, आपके पास उसका जवाब अपने आप निकल ही आएगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने जिस तरह से क्या किया, अपने बादशाह की, अपने राज्य की इज्जत बचाई, उसी तरह समय समय पर आप भी दूसरों की मदद अपने हाजिर जवाबी, अपनी बुद्धि, अपने कौशल के द्वारा कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ कठिन शब्द लिखे थे, और चूंकि हमारे पास और भी इस पार्ट में कठिन शब्द हैं जो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, तो हम कुछ शब्द और यहाँ लिख रहे हैं।
इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ शब्द ऐसे लगते हैं कि मैम यहाँ पर और होने चाहिए, तो आप भी उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बेटा। आठवां शब्द है हमारा बादशाह। केंद्र बिंदु। और 10वां कठिन शब्द, कठिन कहें या नया शब्द कहें, झेपते। इन शब्दों के अतिरिक्त तो पुनः हम कह रहे हैं कोई और नए शब्द आप हमें भेज सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं और इन शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा यह एकांकी यहाँ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ आपको भी मुल्ला नसरुद्दीन का यह किस्सा सुनकर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो अगली बार हम पुनः मिलेंगे इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए। इसी पाठ के जो अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य है जो हम पुस्तक में करते हैं उसे हम करेंगे। तो तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अभ्यास को निरंतर जारी रखिए। बाय बाय।